अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नार्क जीवन के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, नार्क जीवन हमारे अदारे NARC ने इंट्रोड्यूस करवाया है और इस वैरायटी पर हमारे मुहतरम डॉक्टर हुमायूं खान साहब ने काम किया और इस वैरायटी को फार्मर्स तक पहुँचाया। आपको पता है डॉक्टर हुमायूं खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी रूह पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। जी दोस्तों, नार्क जीवन की पैदावार टेक्नोलॉजी के हवाले से हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी ज़मीन की तैयारी किस तरह से करनी है। उसके बाद हम उगाने का तरीका देखेंगे और फिर हम इसमें खादों की मिक़दार और उनकी एप्लीकेशन कब कब होनी है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम मुख्तलिफ़ जो फैक्टर हैं इसकी पैदावार को बढ़ाने के हवाले से उन पे बात करेंगे और फिर इसकी स्टोरेज के हवाले से भी बात करेंगे और इसकी प्रोडक्शन कितनी है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी एक दो वीडियोज़ में आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि ज़मीन की तैयारी के हवाले से सबसे पहले जिनकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं तो मैंने कहा था कि उसमें जंतर, ग्वारा या तिल काश्त कर दें। और मेरे बहुत सारे भाइयों ने ये सब्ज़ खाद जो है ये अप्लाई की है, ये बजाई की है और कुछ ने जो है रूटावीट कर लिया है और कुछ दोस्तों की अभी जो है रूटावीट होने वाली है। तो आप सबसे पहले जो है आप ये सब्ज़ खाद जो है इसको रूटावीट कर दें ज़मीन में और उसके बाद जो है अगर आपकी ज़मीन लेवल होने वाली है तो इसको लेवल करवाएं। लेज़र से आप इसको लेवल करवा लें और लेवल करवाने के बाद जो है आपने इसमें गोबर की खाद डालनी है। कम से कम जो है इसकी रिकमेंडेशन जो है वो 4 ट्राली है फ़ी एकड़। आप इसको 8 से 10 ट्राली तक भी डाल सकते हैं और ख़्याल रखना है कि ये गोबर जो है बिल्कुल फ्रेश ना हो बल्कि पुराना गोबर हो, ताकि उसमें जो जड़ी बूटियों के बीज आते हैं वो आगे फ़सल के अंदर प्रॉब्लम ना करें। ये आपने थोड़ा सा ख़्याल रखना है। तो गोबर डालने के बाद आपने इसको पानी लगाना है। पानी लगाकर आपने जो लेवल करवाई है या ऑलरेडी लेवल है तो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन जो है बिल्कुल लेवल हो चुकी है। अगर कहीं पे फिर भी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो, वो पानी लगाने से आपको पता चल जाएगा, कहीं से ऊंची या नीची हुई थोड़ा बहुत, अगर कहीं पे फ़र्क रह गया तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। वैसे नॉर्मली जो लेज़र लेवल है इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, बड़ी अच्छी तरह से ये लेवल हो जाता है। अगर आपने ज़मीन पहले अच्छी तरह से तैयार कर ली है तो फिर आपका लेज़र लेवल पे टाइम भी कम लगेगा और आपकी ज़मीन भी ज़्यादा अच्छी तरह से लेवल हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इसकी खादें आपने कितनी डालनी है। सबसे पहली किस्त जो है आपने बजाई के वक्त जो डालनी है उसमें आप 1 बोरी DAP और 1 बोरी SOP ये आप जो है छटा करेंगे तैयारी से पहले। और उसके बाद जो है आपने इसकी खेलें या बेड बनाने हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जिन दोस्तों के पास खेलियों का या बेड बनाने का इंतज़ाम नहीं है वो प्लेन ज़मीन पर भी इसको लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा पटाई के वक्त थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन ये लहसुन जो है बड़ी अच्छी वैरायटी है, ये हर तरह से हो जाती है। प्लेन पे भी हो जाती है, खेलियों के ऊपर भी हो जाती है और बेड के ऊपर भी हो जाती है। तीनों अरेंजमेंट जो हैं बेहतरीन हैं। और इसके बाद जो है हमने बीज का फासला कितना रखना है। इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है वो 10 बाई 10 की है कि आपका प्लांट टू प्लांट और रो टू रो फासला जो 10 इंच हो। लेकिन कुछ दोस्त जो है रो टू रो 10 इंच और प्लांट टू प्लांट 8 इंच भी रखते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक फ़ासला है, लेकिन 10 बाई 10 का ज़्यादा आइडियल फ़ासला है। उसमें आपके जो है गट्ठे का साइज़ ज़्यादा अच्छा बनेगा, ज़्यादा मोटा हो जाएगा आपका।
तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि लगाने के बाद जब आपका लहसुन लग जाए तो फिर आपने इसको फ़ौरी तौर पे पानी लगाना होता है। और जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से आपने पेंडीमेथालिन और डुआल गोल्ड का स्प्रे कर लेना है। चाहे तो आप बीज लगाने के बाद उसको स्प्रे करके फ़ौरी तौर पे पानी लगा दें, या फिर पानी लगाने के बाद आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ये दोनों स्प्रे करेंगे। और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि जब आपने पहला पानी लगाना है तो उसके साथ ही आपने जो रिक्लेमर है, ग्रीन पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, उसका 5 लीटर फ्लड कर देना है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये फसल को 30% जो है फसल की नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करता है और फिर आपकी खादों की एफिशिएंसी बढ़ाता है। इसके साथ साथ एक और भी इसका प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मली जो है आपका जीवन ये 20 दिनों के बाद ज़मीन से उगना शुरू होता है, लेकिन जब आप ये रिक्लेमर डाल देंगे तो इंशाल्लाह ये 15 दिन के बाद उगना शुरू हो जाएगा। इसका जो टाइम है जर्मिनेशन का ये कम हो जाता है और स्प्राउटिंग भी जल्दी हो जाएगी इसकी। ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और कुछ दोस्त जो है मल्चिंग, यहाँ पे मल्चिंग के बारे में अक्सर सवाल करते हैं कि मल्चिंग क्या होती है और कैसे की जाए। तो आपको दोस्तों पता है मल्चिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से ढांपना या फिर नॉन ऑर्गेनिक मल्चिंग में प्लास्टिक शीट से ढांपना, उस खेल को, वट को या उसको बेड को कवर करना ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट जो है उसके अंदर हवा दाखिल ना हो सके और डायरेक्ट रोशनी भी ना पड़े, इनडायरेक्ट पड़े उसके ऊपर। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है जड़ी बूटियाँ नहीं उगती वहाँ पे, आपकी सॉइल जो है मॉइस्ट रहती है, उसमें वत्तर रहता है और पानी आपको ज़्यादा दिनों के बाद लगाना पड़ता है और ज़मीन भी नरम रहती है वहाँ पे और फसल की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। और फिर जो है टेम्परेचर जो है वो भी कंट्रोल रहता है, फसल स्ट्रेस में नहीं जाती। थोड़ा सा अगर अर्ली भी लग जाए, एक हफ़्ता पहले भी लग जाए, तो ये जो है मल्चिंग उसको कंट्रोल रखती है, स्ट्रेस को, इससे फसल स्ट्रेस में नहीं आती। तो इसको ज़्यादा अच्छा जो है मटेरियल जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है मेरे ख़्याल में वो चावल की पराली है। खोरी गन्ने की है, उससे भी आप ये मल्चिंग कर सकते हैं, लेकिन पराली जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है। अभी सीज़न भी आने वाला है, इसका हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है, तो ये आपको आसानी से मिल सकती है। लेकिन मस्ट नहीं है कि आपने हर सूरत में मल्चिंग करनी है। आपको मिल जाए आसानी से ज़रूर करें, नहीं मिल सकती तो आप जो है मैंने जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए डुआल गोल्ड और पेंडीमेथालिन इसका स्प्रे बताया है वो कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो मैंने आपको रिक्लेमर का बताया है ये भी स्ट्रेस को कंट्रोल रखता है। आप एक हफ़्ता पहले अगर फसल लगा लेते हैं तो रिक्लेमर जो है ये पौधों को स्ट्रेस से बचाएगा। जी दोस्तों, अगर कोई दोस्त शुरू में जो है जड़ी बूटियों के लिए डुआल गोल्ड और पेंडीमेथालिन का स्प्रे नहीं कर पाया और जड़ी बूटियाँ उगना शुरू हो गई, तो आप इसके ऊपर केंजो का एक प्रोडक्ट आता है हदफ नाम से, वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो अर्ली स्टेजेस पे कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी फसल पे आप नहीं करेंगे वरना आपकी फसल स्ट्रेस में जाएगी। जी दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो बाकी एप्लीकेशनें हैं खाद की, वो हमने कितनी कितनी खाद इसको देनी है और कब कब देनी है। तो दोस्तों, जो दोस्त रिक्लेमर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसमें आधा बैग जो है वो नाइट्रोजन की, यूरिया की 3 से 4 किस्तें दे सकते हैं। उनको फिर पूरा बैग देने की ज़रूरत नहीं होगी। आधा बैग यूरिया और एक 5 लीटर रिक्लेमर ये आपने 60 डेज़ के बाद देनी है। इसी तरह से फिर एक एप्लीकेशन आपने यूरिया की जो है 90 डेज़ पे जाके दे देनी है और एक जो है आप 120 डेज़ पे जाके दे सकते हैं। और इनके साथ जो है एक केन जो है आप रिक्लेमर की लगाएंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप रिक्लेमर डालें, उससे आपका कम से कम जो है 1.5 बैग जो है आपका यूरिया का बच जाएगा। तकरीबन आपका 1.5 बैग लगेगा 3 एप्लीकेशंस में।
तो 1.5 बैग आपका बचत हो जाएगी। अगर आप रिक्लेमर नहीं लगा रहे तो फिर आप पूरी बोरी जो है यूरिया की 3 एप्लीकेशनें उसकी करें तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जी दोस्तों, अब हम इसकी गोडी के हवाले से बात करेंगे कि इसकी गोडी कब कब होनी है। आम तौर पे इसकी गोडी आपने जो है तकरीबन 2 महीने तो आराम से आपके निकल जाएंगे। जो पेंडीमेथालीन और डुआल गोल्ड आपने की है उससे निकल जाएंगे, और अगर आपने मल्चिंग की है तो फिर तो आपको इंशाल्लाह गोडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और अगर आपने मल्चिंग नहीं की तो फिर आपको गोडी पे आना पड़ेगा। तो आपने 2 महीने या 2.5 महीने के बाद जब आप देखें कि अगर कुछ जड़ी बूटियाँ निकलना शुरू हो गई हैं तो फिर आपने पहली गोडी करवानी है, और कम से कम आपने इसकी 3 गोडियाँ करवानी हैं। वक्फे से 20-25 दिन के वक्फे से आप इसकी गोडियाँ करवाएंगे, और फिर उसके बाद जो है आपने तकरीबन जो है जनवरी में जाके इसको 1 बैग जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट फिर आप मार्च के अंदर जाके इसमें अगर चाहें तो 1 बैग जो है SOP का 25 kg वाला जो वाटर सॉल्युबल है वो आप फ्लड कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी पैदावार मिले। दोस्तों, यहाँ पे एक और भी चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपने मुख्तलिफ जो है स्टेजेस के ऊपर ह्यूमिक एसिड 5 किलो, इसी तरह से आप इसके अंदर जो है सल्फ़र वो 2 से 3 किलो ये भी आपने फ्लड करनी है। इसी तरह से आप जिंक सल्फ़ेट जो है वो भी आप इसमें फ्लड कर सकते हैं, बल्कि करेंगे तो ज़्यादा अच्छी पैदावार आएगी। और पानी का आपने इसका इस तरह से ख्याल रखना है कि सबसे पहला पानी तो आपका बुआई के वक्त लग गया, सोइंग के वक्त लग गया। उसके बाद जो है आपने मौसम को देखते हुए 8 से 10 दिन के बाद इसको दूसरा पानी लगाना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसको थोड़ा वत्तर की ज़रूरत होती है, मॉइस्ट सॉइल चाहिए इसके लिए। तो आपने अपने मौसम के हिसाब से, अपनी ज़मीन के हिसाब से इसको देखते हुए पानी लगाना है। फिर जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा तो इसका जो है पानी की ज़रूरत आगे कम होती जाएगी, पानी का वक्फ़ा बढ़ाते जाएंगे, और अगर कहीं पे बारिश हो जाए तो फिर हमारा वक्फ़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 20-25 दिन से 1 महीना तक भी ये हो सकता है हमारा वक्फ़ा। जी दोस्तों, अब इसमें एक और भी चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें इस वैरायटी के अंदर जो है वो गंडेल निकलती है, जिसको इंग्लिश में स्केप्स भी बोलते हैं, और हमारे फार्मर भाई इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि गंडेल क्या होती है। ये बीच में से एक डंडी निकलती है जिसके ऊपर छोटा सा एक फूल होता है जिसे हम गंडेल कहते हैं, और इसको तोड़ना जो है ज़रूरी होता है। आम तौर पे जो गंडेल है नार्क जीवन में अप्रैल के महीने में निकलती है, और आपने इसको जब ये 5-6 इंच की हो जाए और सारे खेत में गंडेलें निकल आएँ तो आपने इसको तोड़वा देना है। ये बड़ी आसानी से हाथ से टूट जाती हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ये आप नहीं तोड़वाएंगे तो फिर उसका नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि पौधा है जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो उस पर ज़्यादा उसका फोकस रहेगा, और उसकी ज़्यादा खुराक जो है गंडेल इस्तेमाल कर लेगी, और नीचे जो गट्ठा बनने का अमल है उसका साइज़ वो छोटा रह जाएगा, जिससे आपकी पैदावार कम होगी। तो ये आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसकी गंडेलें जो हैं वो लाजमी तोड़नी है ताकि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। जी दोस्तों, ये वैरायटी जो है ये थोड़ा देसी की निस्बत ज़्यादा टाइम लेती है। ये 15 सितंबर से इसका टाइम शुरू हो जाता है। आपने 15 सितंबर को इसको लगाना शुरू कर सकते हैं, मौसम को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए। अगर आप इसमें रिक्लेमर इस्तेमाल करते हैं और साथ मल्चिंग करते हैं तो आप आसानी से 15 सितंबर को लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा, अब ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपको इसको थोड़ा सा लेट जो है काश्त करें, मतलब अक्टूबर के शुरू में फिर आप इसको काश्त कर सकते हैं। उस वक्त तक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है।
और इसकी जो हार्वेस्टिंग है, ये इसकी तैयारी जो है तकरीबन मई के महीने में, अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू महीने में आम तौर पे इसकी ये तैयार हो जाता है। तो उसका जो है उस वक़्त इसकी पोथियाँ नीचे बन जाती हैं और जो लीव्स हैं येलो होना शुरू हो जाते हैं। जब इसके लीव्स येलो होना शुरू हो जाएं तो तब आप समझें कि इसकी जो फसल है ये अब पक गई है और ये उसके हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है। तो इसकी हार्वेस्टिंग जो है, आप अभी हमारे हार्वेस्टर तो नहीं आए, तो आप इसको जिसको रंबी बोलते हैं या रंबा बोलते हैं उसके साथ कर सकते हैं, कस्सी के साथ कर सकते हैं, या एक हमारे इक्विपमेंट होता है बहुली जिसको बोलते हैं, उसके साथ भी इसको कदाल वगैरह से इसको उखाड़ के आपने इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है। और फिर इसको जो सुखाने का अमल है उसमें आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने इसकी ढेरियाँ लगानी हैं तो इसके जो बल्ब्स हैं, गट्ठे जो हैं इसके, उनके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि इसको ऐसे कतार में रखना चाहिए कि एक जो डेयरी है, एक आपकी डेयरी है, उसके गट्ठों के ऊपर दूसरी डेयरी की भूकें ऊपर आ जाएं, उसके लीव्स उसके ऊपर आ जाएं, स्टेम्स जो हैं, ताकि डायरेक्ट सूरज की सनशाइन उसके ऊपर ना पड़े। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो लहसुन है उसका कलर जो है वो बेहतरीन रहेगा, डिसकलर नहीं होगा ये। और एक हफ़्ता के बाद आप इसको गठियाँ बनाएं, गठियाँ बना के इसको बेशक धूप में रख दें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको 2-4 दिन और सुखाएं और जब अच्छी तरह से सूख जाए तो फिर उसको स्टोर में ले जाएं। स्टोर में ले जाकर चाहे तो आप इसको तारों वगैरह के ऊपर इसको लटका सकते हैं या नीचे जो है डेरियाँ लगा सकते हैं, जिसमें आपका लहसुन एक तरफ और बुकें दूसरी तरफ हों, ताकि लहसुन को हवा लगती रहे। जब ये अच्छी तरह से सूखा होगा तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसके अंदर ज़्यादा नमी होगी, आप इसको प्रॉपर नहीं सुखाएंगे, तो फिर आपको ये आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो ज़्यादा इसको बेहतर ये है कि आप उसके ऊपर तारों के ऊपर भी लटका सकते हैं गठियाँ बना के, तो वो ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट है। जी दोस्तों, इसमें मैं 1-2 चीज़ें और भी ऐड करता चलूँ कि शुरू में अगर आप DAP नहीं डालना चाहते तो आप जो है 2 बैग NPK जो ज़रखेज़ की है उसके आप ये डाल सकते हैं DAP की जगह पे। और इसके बाद एक और बड़ी अहम बात कि जिन लोगों के पास बीज लिया हुआ, जिन्होंने, वो अपने बीज को चेक करें, अगर उसको देखें कि वो कहीं पे उसको कोई मसला मसाइल तो नहीं है। ये कल ही एक दोस्त की कॉल आई थी कि उसका बीज जो है, मेरा बीज जो ख़राब होना शुरू हो गया है, उसमें कीड़ी सी लगना शुरू हो गई है। तो असल में उसका बीज जो था वो नमी थी उसके अंदर, ज़्यादा पूरा क्योर नहीं हुआ था, और फिर उसकी जो जगह थी उसने जहाँ पे ला के रखा वो प्रॉपर नहीं थी। उसने 1 एकड़ का बीज लिया था, 20 मन बीज था, और वो एक छोटे से कमरे के अंदर जो बिल्कुल बंद था, जिस पे शटर लगा हुआ था, तो उसके अंदर रख दिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हब्स था जिसकी वजह से उसको वो फिर कीड़े वगैरह लग गई। तो फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि आप इसको जो है निकालें, वहाँ से निकाल के पोथियाँ अलग कर लें, जो ख़राब हो चुकी हैं उनको साइड पे कर दें, साफ़ करके उनको अलहदा कर दें, और जो बाकी हैं उनको किसी हवादार जो जालीदार बैग है जिसमें हवा गुज़रती है उसमें रखें, या किसी ट्रेज़ वगैरह जो प्लास्टिक की मिल जाती हैं उनके अंदर मैंने कहा रखें, और फिर उसको किसी हवादार कमरे में, बरामदे वगैरह में रख लें। तो आप भी दोस्तों अपना जिन दोस्तों ने बीज लिया हुआ है, अपने बीज का थोड़ा ख्याल रखें, उनको ज़्यादा हब्स वाली जगह पे ना रखें, थोड़ा हवादार कमरा हो उसमें रखें, जालीदार बैग्स में रखें। एक दूसरे के ऊपर जो है बोरियों के स्टैक्स ना लगाएं, बल्कि अलग अलग जो बोरियां हैं, जालीदार बैग्स हैं, उनको कमरे के सेंटर में खड़ा कर दें। आप उसमें थोड़ा थोड़ा फासला हो ताकि हवा गुज़रती रहे और आपका बीज ख़राब ना हो। तो मेरे कुछ दोस्तों का ये बड़ा अहम क्वेश्चन होता है कि आप इसमें बार बार जो है रिक्लेमर डालने की सिफारिश क्यों करते हैं। जी दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। मैंने पिछले साल भी काफ़ी सारे दोस्तों को ये इस्तेमाल करवाया था और बड़े अच्छे उनको रिज़ल्ट मिले। नार्क जीवन के ऊपर बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। स्पेशली जो ज़मीनें सख्त थीं,
जहाँ पे पानी पीने का मसला था, ज़मीनें पानी कम जज़ब कर रही थी, वहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। आम ज़मीनों के अंदर भी इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है और फिर ये कॉस्ट वाइज भी बहुत ही नॉर्मल है। इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें। मैं थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ कि अगर आप ये रिक्लेमर की 4 बोतल्स डालते हैं तो आपका टोटल ख़र्च जो है वो 3000 रुपया बनता है, और जो आपकी यूरिया के अंदर कमी होती है वो तकरीबन 1.5 बैग है, और ये 1.5 बैग तकरीबन जो है 2700 रुपये का बनता है। 1800 रुपये के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं यूरिया की कॉस्ट, तो ये 2700 रुपया बनता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ आपको 300 रुपये में एक्स्ट्रा 300 रुपये पड़े हैं रिक्लेमर के। लेकिन जब हम प्रोडक्शन के ऊपर इसका फ़र्क देखते हैं तो वो इतना नुमायाँ फ़र्क है, इतना अच्छा फ़र्क है, और फिर जीवन के अंदर ये फ़र्क और भी ज़्यादा हो जाता है चूँकि इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है आम लहसुन की निस्बत। तो यहाँ पे जो है अगर 10% प्रोडक्शन का फ़र्क भी आए तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है अगर हम एवरेज 200 मन के हिसाब से भी देखें तो ये 20 मन फ़र्क बनता है। तो ये बड़ा एक बहुत अच्छा फ़र्क है, और आपको भी पता है कि नारचीवन का 20 मन का क्या रेट बनेगा, क्या प्राइस बन जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा एक पॉइंट रह गया था, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन के हवाले से ये एक सबसे ऊपर जा रही है ये वैरायटी। जब हम देसी गुलाबी जो है उसको देखते हैं तो उसकी पैदावार जो है खुशक की वो तकरीबन 70 से 80 मन आती है। इसी तरह से देसी सफ़ेद जो है जिसको NS 756 भी बोल रहे हैं, उसकी पैदावार जो है खुशक की जो है 100 मन प्लस जो है वो आती है खुशक की। इसी तरह से बाकी कुछ वैरायटियाँ हैं जैसे ईरानी लहसुन है, इटालियन लहसुन है, और इस तरह की वैरायटियाँ कुछ चल रही हैं मार्केट के अंदर, चाइनीज़ लहसुन है। तो उनकी प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा है इससे, देसी सफ़ेद से। लेकिन जो हमारा नार्क जीवन है इसकी माशाल्लाह प्रोडक्शन जो NARC ने ली है वो 235 मन ली है। तो हमारा जो फार्मर है वो मेहनत करके इसको 235 मन से आगे बढ़ा सकता है, और अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हम 235 मन से भी ज़्यादा इसकी पैदावार ले सकते हैं। इसके अंदर पोटेंशियल है। जी दोस्तों, इंशाल्लाह देसी लहसुन के हवाले से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। जल्द ही मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें देसी लहसुन के हवाले से, उसकी बजाई के हवाले से, उसकी खादों का प्लान और उसकी गोडी के हवाले से बात करेंगे। वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगा। उस वक्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।